फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। आइए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक फ्रेश एवं न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है आपका मापन एवं मूल्यांकन। पहले तो आप ये समझ लें, इस बात की इंपॉर्टेंस समझें कि मापन और मूल्यांकन इतना बड़ा टॉपिक है और इतना अच्छा टॉपिक है, सरल है, बड़ा है और इतना अच्छा टॉपिक है कि यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर का मटेरियल अकेले आपके मापन एवं मूल्यांकन से ही आपको मिल जाएगा। यदि आप मापन एवं मूल्यांकन को अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं तो आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये है क्या मापन एवं मूल्यांकन। मापन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन एवं मूल्यांकन। देखिए पहले थोड़ा समझें कि क्या होता है कि किसी विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी के बारे में सबसे पहले ये देखा जाता है। पहले विद्यार्थी की हमें फिजिकल कंडीशन पता होती है कि विद्यार्थी की लंबाई कितनी है, विद्यार्थी के अंदर वजन कितना है, और विद्यार्थी के किसी पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर नंबर्स कितने आ रहे हैं। हमें केवल उसकी फिजिकली बातों का केवल हमको पता चलता है कि विद्यार्थी हमारा ये है। लेकिन फिजिकली के साथ साथ विद्यार्थी की मेंटली हो, इमोशनली हो, व्यवहारिक हो, सारी बातों के बारे में जब आपको पता चलने लग जाए तब वो आपका क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। इस बात को समझें, जैसे ये है मूल्यांकन, मापन से मतलब है मेजरमेंट करेंगे हम, केवल यहाँ माप की जाएगी विद्यार्थी की किसकी, वजन की, विद्यार्थी किसकी, लंबाई की, विद्यार्थी किसकी, योग्यता की। योग्यता मतलब उसके किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट में मार्क्स, सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने हैं, इस बात की क्या की जाएगी, आपकी जांच की जाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मापन। ये देखा जाए तो मोस्टली कैसा है, भौतिक रूप से होता है। भौतिक रूप से होता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है फिजिकली तौर पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यांकन में ये सारी बातें तो प्लस होंगी, ये सारी बातें तो प्लस होंगी। इसके बावजूद एक जो पक्ष हमारा दूर रह जाता है कि हम विद्यार्थी को जाने कि विद्यार्थी के नंबर्स तो इतने हैं बट लेकिन विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है, ठीक है ना, उसका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, उसकी संवेगात्मक बुद्धि कैसे, इन चीज़ों को हम समझें। जैसे ये माप के साथ साथ हम विद्यार्थी के व्यवहारिक गुणों की जांच करें। उसके बाद हम ये देखें उसकी खेल में परफॉर्मेंस क्या है, उसकी समाज में स्थिति क्या है, समाज में उसका व्यवहार कैसा है, उस विद्यार्थी के अंदर संस्कार कैसे हैं, विद्यार्थी कितना नैतिक है। इन सब बातों के बारे में भी जब बात हम करने लग जाएं, इनकी भी बात करें और फिर इनकी बात करें, जब इन दोनों के बारे में बात करने लग जाएं तो हमारा ये क्या कहलाता है, फिर हमारा मूल्यांकन ना रह करके ये हमारा मतलब मापन ना रह करके हमारा क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए और समझें, तो इस प्रकार से ये जो मापन है, इस प्रकार से ये जो मापन है, तो मापन के बारे में कह सकते हैं कि मापन है एक मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। मापन क्या है, एक मूल्यांकन की क्या है, एक प्रक्रिया है। जैसे ऐसे समझ लें, ये है हमारा क्या, मूल्यांकन, ये है क्या हमारा मूल्यांकन, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये मापन, ये क्या कर रहे हैं, मापन। तो आप समझे कि हम मूल्यांकन तो एक बड़ा रूप है और जबकि जो मापन है वो क्या है, एक छोटी प्रक्रिया है। मापन क्या है, एक छोटी प्रक्रिया। सबसे पहले इसमें हम मूल्यांकन को कवर करेंगे, मापन को हम इसमें बाद में कवर करेंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम समझ लेते हैं कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, देखिए मूल्यांकन का अर्थ समझें। मूल्यांकन देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन से क्या मतलब है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो मूल्य है और मूल्य के साथ साथ इसमें क्या करना है, अंकन करना है कि जो भी विद्यार्थी के मूल्य हैं, चाहे वो उसका शैक्षिक मूल्य हो, चाहे वो विद्यार्थी का व्यवहारिक मूल्य हो, चाहे उसका शैक्षिक मूल्य हो, चाहे व्यवहारिक मूल्य हो,
चाहे उसकी किसी खेल में परफॉर्मेंस हो, खेल में उसकी क्या हो, परफॉर्मेंस हो, खेल में परफॉर्मेंस हो, उन सब के लिए क्या देना, नंबर्स देना, उन सब के लिए क्या देना, मार्क्स देना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। कि अर्थात विद्यार्थी की जो भी योग्यता होगी हम उसके लिए विद्यार्थी के लिए क्या देंगे, मार्क्स देंगे या उसके लिए नंबरिंग हम उसके लिए करेंगे कि विद्यार्थी को इसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, मूल्य प्लस अंकन। तो ये जो मूल्य है, इसमें जो मूल्य है विद्यार्थी के दो प्रकार के इंक्लूड होंगे। एक इसमें विद्यार्थी के जो मूल्य होंगे वो होंगे आपके परिमाणात्मक मूल्य, और एक जो आपके मूल्य इंक्लूड होंगे वो कौन से होंगे, आपके गुणात्मक मूल्य। कौन से, गुणात्मक मूल्य। अब देखिए मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यांकन में परिमाणात्मक या जो संख्यात्मक, परिमाणात्मक या संख्यात्मक मूल्य भी इंक्लूड होंगे। जैसे कि किसी विद्यार्थी के अंदर वेट कितना है, जैसे उसका वेट है विद्यार्थी के अंदर कितना है, 80 kg का विद्यार्थी है, विद्यार्थी की लेंथ कितनी है, विद्यार्थी में 6 फीट का क्या है, लेंथ है। ये विद्यार्थी का परिमाणात्मक एवं क्या है, संख्यात्मक या भौतिक रूप उसका कहलाता है। ठीक है। तो मूल्य कौन सा मूल्य है, परिमाणात्मक मूल्य है। और मूल्य के बारे में बात करें कि किसी विद्यार्थी के अंदर गुण भी तो होंगे, उसके अंदर कैसे गुण हैं, उसका मतलब उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, विद्यार्थी भावनात्मक रूप से कैसा है, संवेदनाओं के माध्यम से कैसा है। तो हम ये कह सकते हैं संवेदनात्मक रूप से कैसा है। तो मूल्यांकन में ये होगा कि मूल्यांकन में दोनों प्रकार के पक्ष इंक्लूड होंगे, विद्यार्थी का भौतिक पक्ष भी इंक्लूड होगा और विद्यार्थी का जो व्यवहारिक पक्ष रह जाता है वो भी विद्यार्थी क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब विद्यार्थी का संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप भी इंक्लूड होगा और विद्यार्थी का कौन सा, गुणात्मक रूप भी इंक्लूड होगा। ठीक है। तो मूल्यांकन से हम ऐसे अर्थ लें तो मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बन गया, कौन से, मूल्य प्लस अंकन। और मूल्य इसमें है, कौन कौन से मूल्य रहेंगे, मूल्य इसमें रहेंगे कौन कौन से, परिमाणात्मक मूल्य रहेंगे और कौन से मूल्य रहेंगे, गुणात्मक मूल्य। ठीक है। तो विद्यार्थी के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मूल्यों का जो उनके लिए जो नंबरिंग देनी है वो हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। देखिए मूल्यांकन के बारे में देख लें थोड़ा सा। मूल्यांकन के बारे में जो चर्चा की है सबसे ज़्यादा वो की है B.S. ब्लूम ने, B.S. ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने इसके बारे में चर्चा की है। और आपसे पूछा जाएगा कि मूल्यांकन के जनक कौन है, तो मूल्यांकन के जो जनक हैं, मूल्यांकन के जनक हैं वो भी हमारे कौन हैं, B.S. ब्लूम ही है। आप इस बात को लिखते चले, मूल्यांकन के जनक कौन है आपके, मूल्यांकन के जनक हैं आपके B.S. ब्लूम। अब देखिए मूल्यांकन के बारे में आगे देखो NCERT के अनुसार क्या है, NCERT की एक बुक चलती है उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। NCERT की बुक है, NCERT की संस्था है हमारी, NCERT ने एक जो बुक निकाली है वो ये है, कौन सी, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो इस बुक के अंदर मूल्यांकन के बारे में बताया गया कि मूल्यांकन एक्चुअलिटी में क्या होता है, इस बात को आप समझें। तो NCERT ने ये बताया कि जैसे मूल्यांकन, उन्होंने बताया कि मूल्यांकन है ये कैसी, ये प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। देखिए इसके अंदर कितने ध्रुव है, 3 ध्रुव है, पहला, दूसरा और तीसरा। कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जो शिक्षण के उद्देश्य और अधिगम के तथा
मूल्यांकन की प्रविधियों के मध्य निरंतर रूप से चलती रहती है। देखिए ये कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और देखिए ये कौन कौन से, शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और मूल्यांकन की प्रविधियों के मध्य निरंतर रूप से चलती रहती है। कैसे चलेगी भाई ये, निरंतर। कैसे चलेगी, निरंतर। आप इन बातों को समझते रहे, कैसे चलेगी ये, निरंतर। मूल्यांकन में यही अंतर है कि मूल्यांकन एक जो रहेगा वो विद्यार्थी का निरंतर चलता रहेगा, पहले साल भी होगा, फिर उसका रेगुलर भी मूल्यांकन चलेगा। जैसे सिंपल सी भाषा में बात करें कि जैसे एक विद्यार्थी घर पर स्कूल पढ़ने के लिए गया, पहले विद्यार्थी स्कूल पढ़ने के लिए गया, स्कूल में जाकर उसका मूल्यांकन होगा। जब वो स्कूल से लौट आया, जब वो अपने घर है, तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी, विद्यार्थी क्या खेलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसका व्यवहार है, कैसे लोगों के साथ उसकी उठक बैठक है। तो सुबह से लेकर शाम तक उसके बारे में टोटल रीडिंग ले ली जाएंगी, पूरी की पूरी रीडिंग ली जाएंगी उसकी, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। इस प्रकार से यह जो मूल्यांकन है निरंतर चलता रहता है, या हम कहें कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मूल्यांकन है, ये तो विद्यार्थी का या व्यक्ति का रेगुलर चलता रहेगा। जैसे मेरा है, मेरा भी मूल्यांकन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, ये जिंदगी भर मेरा चलता ही रहेगा। कोई दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में मूल्यांकन करेंगे कभी कभी, और कभी कभी मैं अपने बारे में क्या करूँगा, मूल्यांकन करूँगा। तो देखिए शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और मूल्यांकन की प्रविधियों के मध्य निरंतर रूप से क्या करती रहती है, चलती रहती है। तो देखिए क्या है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य मतलब है कि हमको पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्या है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। कि शिक्षण के उद्देश्य मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमें विद्यार्थी के लिए पढ़ाना क्या है। ऐसा हम पहले डिसाइड करें कि हमें एक विद्यार्थी के लिए पढ़ाना क्या है, इस बात को हम क्या करें, डिसाइड कर लें पहले। ठीक है, जब विद्यार्थी के लिए हम ये देख लें कि पढ़ाना क्या है, और जब हमने विद्यार्थी के लिए पढ़ा दिया है, तो हम ये देखें कि अधिगम के अनुभव, कि विद्यार्थी ने सीखा कितना है, या हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीखने के अनुभव। किसके अनुभव, सीखने के अनुभव, कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। इस बात को हम यहाँ पे देखें कि विद्यार्थी को हमने पढ़ा तो दिया, तो शिक्षण के उद्देश्य हमने डिसाइड कर दिए कि हमें ये तो अब पढ़ाना है, ये तो हमारा हो गया उद्देश्य। लेकिन विद्यार्थी ने कितना सीखा, विद्यार्थी ने कितना सीखा, मतलब यहाँ कितना सीख रहा है। और इस सीखने की जब जांच की जाएगी, सीखने की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी, और जांच में जो प्रविधि इस्तेमाल होंगी, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। प्रविधि इस्तेमाल होंगी, प्रविधि इस्तेमाल होने के बाद विद्यार्थी को वहाँ पर क्या दी जाएगी, मार्किंग दी जाएगी, तब वो क्या कहलाएगा, मूल्यांकन की प्रविधि कहलाएगा। ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। जैसे क्या होगा, पहले हमने कुछ चीज़ डिसाइड की, ठीक है, हमने कुछ चीज़ डिसाइड कर ली कि हम इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे हमने इस टॉपिक के अंदर कितना सीख लिया है, और इस बात की जाँच करने के लिए, सीखने की जांच करने के लिए हम मूल्यांकन की प्रविधियों के इस्तेमाल में करेंगे। जैसे मूल्यांकन की प्रविधियों में जैसे कि हम विद्यार्थी क्या लेंगे, परीक्षा लेंगे। परीक्षा में लिखित परीक्षा ले सकते हैं, लिखित परीक्षा ले सकते हैं, मौखिक ले सकते हैं, लिखित ले सकते हैं, मौखिक ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ उसकी परीक्षा ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं। विद्यार्थी का हम मौखिक ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, विद्यार्थी का मौखिक ले सकते हैं, विद्यार्थी का हम साक्षात्कार ले सकते हैं, मौके ले सकते हैं, और विद्यार्थी क्या ले सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते हैं। और विद्यार्थी के बारे में सब कुछ जानने के लिए, उसके व्यवहारिक पक्षों को जानने के लिए हम उस पर अभिरुचि मापनी, आवृत्ति मापनी, इन सब को विद्यार्थी को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। इन सबको हम विद्यार्थी के ऊपर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, जिससे हमें ये पता चले कि विद्यार्थी किसी टॉपिक को कितना सीखा है और कितना क्यों नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि एनसीईआरटी की बुक्स का नाम बताइए कौन से, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, और शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है या शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जो शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, मूल्यांकन की प्रविधियों के मध्य निरंतर रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम इंक्लूड करें शिक्षण के उद्देश्य में, तो हम इंक्लूड कर सकते हैं पाठ्यक्रम। जैसे कि पाठ्यक्रम हमने डिसाइड कर लिया है कि पाठ्यक्रम ये है, फिर हम ये डिसाइड करें कि जो शिक्षार्थी है
या जो विद्यार्थी है इसके बारे में हम जांच करेंगे कि उसने क्या सीखा है, और यहाँ आएगा शिक्षक। जांच करने वाला कौन रहेगा? शिक्षक रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से मूल्यांकन पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और शिक्षक, इन तीनों के मध्य निरंतर रूप से आजीवन चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे ये है इसमें आगे है कि मूल्यांकन की प्रविधि, मूल्यांकन की प्रविधि या मूल्यांकन के क्या साधन, मूल्यांकन की प्रविधि या मूल्यांकन के साधन। देखिए दोस्तों, अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि विद्यार्थी का हमको क्या करना है? मूल्यांकन तो करना ही है। एक सेकंड, देखिए अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमें विद्यार्थी क्या करना है? मूल्यांकन तो करना ही है। जब विद्यार्थी का मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन पॉसिबल कैसे होगा? हम करें कैसे? बैठे बैठे विद्यार्थी का मूल्यांकन करते रहें, या उसके लिए कुछ साधन दिए गए हैं, उसके लिए कुछ मतलब प्रविधियाँ दी गई हैं कि जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि एक जो विद्यार्थी है उसका हम मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में हम बात करते हैं कि मूल्यांकन की प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मूल्यांकन विद्यार्थी का मूल्यांकन में जो प्रविधि रहेंगी वो देखिए आप, मूल्यांकन में प्रविधि रहेंगी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो रहेंगी परिमाणात्मक प्रविधि, परिमाणात्मक, और क्लियर लिख देता हूं एक बार, वैसे वॉल्यूम के आधार पर, सुनने के आधार पर आप लिख लिया करें। परिमाणात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रविधि। अब तुम ये समझ रहे होगे प्रविधि शब्द आ रहा है, ये क्या है? प्रविधि को देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं आपको बता दूं प्रविधि क्या है। देखिए, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो होती है प्रविधि होती है और एक क्या होती है? विधि होती है। विधि क्या है? एक जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, ये आपने पढ़ी, ये तो क्या कहलाती है? विधि कहलाती है। ये प्रोसेस में क्या है? बड़ी हैं। प्रोसेस में क्या है? ये लार्ज हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, और ये विद्यार्थी के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। लेकिन प्रविधि क्या है? प्रविधि ये है कि विधि को समझाने के लिए जिन छोटे छोटे हम साधनों को काम में लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? प्रविधि कहलाती है। जैसे आपको आगमन विधि समझानी है, और आगमन विधि के अंदर हम क्या करते हैं? उसको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहते हैं। आगमन विधि के अंदर से किससे समझा रहे हैं? कहानी के द्वारा। या आगमन विधि को हम एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाह रहे हैं, तो उदाहरण देना और कहानी कहना, ये क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या कहलाएगा? ये प्रविधि कहलाएगी। ठीक है, ये प्रविधि कहलाएगी। यहाँ आ जाते हैं। तो मूल्यांकन की प्रविधि 2 प्रकार की हैं, या मूल्यांकन का साधन है वो 2 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी, मैंने आपको बता चुका हूँ कि मूल्यांकन परिमाणात्मक भी है और मूल्यांकन कैसा है आपका? गुणात्मक भी है। तो परिमाणात्मक के बारे में बात करेंगे। परिमाणात्मक कौन कौन सा है? तो देखो, परिमाणात्मक रूप में 3 प्रकार से होगा। एक रहेगा आपका लिखित और एक मौखिक, और एक कैसा रहेगा आपका? प्रायोगिक। तो लिखित के आधार पर हम विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकते हैं, और मौखिक के आधार पर कर सकते हैं, और उसके प्रयोगों के द्वारा या प्रयोगात्मक रूप से भी हम विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखिए, लिखित परीक्षा फिर आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है निबंधात्मक, एक तो होती है क्या? निबंधात्मक, और एक होती है आपकी क्या? वस्तुनिष्ठ। कौन सी? वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक होती है और ये क्या होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। गुणात्मक प्रविधियों की बात करें तो जैसे विद्यार्थी के गुणों को चेक करने की जो विधियां हैं, गुणात्मक प्रविधि मतलब विद्यार्थी के, यहाँ तो हम विद्यार्थी का क्या प्रमाण चेक कर रहे हैं। जैसे लिखित परीक्षा ली तो इससे क्या पता चलेगा कि किसी विद्यार्थी के
किसी सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। तो ये तो क्या है, परिमाण है। तो ये तो क्या है, लिखित परीक्षा है। मौखिक रूप से उसके ज्ञान की टेस्टिंग करेंगे। प्रयोग में लर्निंग बाय डूइंग देखेंगे कि विद्यार्थी के सीखने की क्षमता कितनी है या वो कैसे कार्य करता है। बट गुणात्मक, विद्यार्थी के गुणों को भी तो जानना जरूरी है कि विद्यालय के अंदर तो ये ऐसा है, बट लेकिन इसका एक्चुअलिटी में व्यवहार कैसा है, एक्चुअलिटी में इसका व्यवहार कैसा है, इस बात को हम देखेंगे। तो देखिए, गुणात्मक के लिए कई सारी विधियां हैं। जैसे कि पहली विधि हम देखेंगे अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापनी, इसको समझाएंगे क्या होती है अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड को नापा जाए कि किसी विद्यार्थी का एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, इस बात को देखा जाए, अभिवृत्ति मापनी। उसके बाद समाजमिति विधि, समाजमिति विधि है। उसके बाद देखें अवलोकन है, अवलोकन विधि है। अवलोकन के बाद निरीक्षण है, निरीक्षण है। और देखिए हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद हैं आपके संचयी अभिलेख हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स हैं, संचयी अभिलेख हैं। उसके बाद देखिए साक्षात्कार है, जांच सूची है, साक्षात्कार है, जांच सूची है। और देखिए क्या है आपका प्रश्नावली विधि है, प्रश्नावली विधि है। और देखिए हम इसमें क्या कवर करेंगे, प्रश्नावली विधि दो और इसमें क्रम निर्धारण मापनी है, क्रम निर्धारण मापनी है। और है नंबर 11 पे आपकी जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी। देखिए दोस्तों आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। मूल्यांकन की पद्धति दो प्रकार की, प्रमाणात्मक और कौन सी गुणात्मक है। तो विद्यार्थी के गुणों के बारे में कैसे पता चले कि विद्यार्थी में कैसे कैसे गुण हैं और उसका मतलब एक्चुअलिटी में उसका व्यवहार कैसा है। तो क्या है, उसकी आवृत्ति को चेक कीजिए, उसके दृष्टिकोण को, समाज में थी उसकी समाज में स्थिति क्या है इसको चेक करो, उसको ऑब्जर्वेशन करते रहिए, उसको निरीक्षण करिए, आप देखते रहिए, विद्यार्थी का निरीक्षण करिए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्सों को देखिए, उनको संचयी अभिलेख को देखिए। विद्यार्थी का क्या लीजिए आप, इंटरव्यू लीजिए, जैसे उसके गुणों के बारे में पता चले, उसकी सोच के बारे में, विद्यार्थी की सोच के बारे में पता चले। जांच सूची एक ऐसा फॉर्मेट बनाइए जिसमें विद्यार्थी के केवल यस और नो के रूप में क्या लीजिए, क्वेश्चंस लीजिए, आंसर लीजिए उससे। प्रश्नावली विधि, प्रश्नों को विद्यार्थी सॉल्व कराइए, लिखित में, मौखिक में, जैसे आप उससे करा सकते हैं आप उससे सॉल्व कराइए। क्रम निर्धारण मापनी, कोई एक क्वेश्चन दीजिए, उसके क्रम के बारे में पूछिए, इसका क्रम आपका, आपके अनुसार इसका क्रम क्या रहेगा। और जीवन इतिहास, उसके जीवन के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ दो प्रकार की विधियाँ हैं। देखिए कि एक तो विद्यार्थी के प्रमाण के बारे में बता रही है, एक उसके किसके बारे में बता रही है, गुणों के बारे में बता रही हैं। ठीक है, इसको हम और देख लेते हैं। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हैं ये भी हमारी विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसको देखें, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कितने प्रकार की हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में भी आप लिख लें। थोड़ा सा ग्राफ लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, बट इनको हम ऐसे ना लिख के लंबाई में लिखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में। जैसे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कौन कौन सी इंक्लूड होंगी, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में जैसे सत्य असत्य वाली जो आती हैं वो क्या कहलाती हैं, वस्तुनिष्ठ कहलाती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति वाली भी आपकी क्या कहलाती हैं, वस्तुनिष्ठ कहलाती हैं। बहुचयनात्मक क्वेश्चन आते हैं, बहुचयनात्मक आते हैं। नंबर 4 पे देखें, बहुचयनात्मक के बाद क्या आएगा आपका, युगलीकरण और साधारण प्रत्यास्मरण, युगलीकरण टाइप के प्रश्न आते हैं, युगलीकरण। और नंबर 5 साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न, स्मरण प्रश्न, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न। उसके बाद देखिए और इसमें क्या इंक्लूड होगा, युक्ति जांच और
युक्ति जांच टाइप के प्रश्न भी आ जाते हैं आपके लिए, और आपके लिए आएगा युक्ति जांच के अलावा कौन से आएंगे, अनुक्रमांक शैली के प्रश्न, अनुक्रमांक शैली के प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे आपके अनुपात पूरक, और नंबर 9 पे आएंगे आपके वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न, वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न। देखिए यहाँ इन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम कवर करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, और सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि युक्ति जांच प्रकार के प्रश्न कैसे प्रश्नों में इंक्लूड होते हैं। तो युक्ति जांच प्रकार के जो प्रश्न आपके कैसे में इंक्लूड होंगे, आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चार्ट को आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके आधार पर ही हम बारी बारी से हर टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम कवर करते हैं, जैसे इसमें देखा था परीक्षा 2 प्रकार की हैं आपकी। लिखित परीक्षाओं के बारे में बात करें, लिखित परीक्षा 2 प्रकार की थी। एक तो क्या थी आपकी निबंधात्मक थी, और एक क्या थी आपकी वस्तुनिष्ठ थी। तो निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या अंतर होता है, आप इस बात को समझ लें। निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अंतर, एक साइड में डालेंगे निबंधात्मक परीक्षा, और एक तरफ डालेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा और कौन सी परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। निबंधात्मक के बारे में आपको बताइए कि जब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन के बाद आपको कम से कम उसका आंसर 400 शब्दों में देना है या 500 शब्दों में देना है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निबंधात्मक कहलाते हैं। बट लेकिन वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ABCD वाले कहते हैं इनको हम, आधा सादा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उन दोनों में अंतर करेंगे, इन दोनों में देखिए अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इस टॉपिक को करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, निबंधात्मक में क्या है, प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है। देखो एटलीस्ट क्या होता है, 5 से 6 आपके क्या आते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, और आपका पेपर फिनिश हो जाता है। जैसे BA या MA की जो भी एग्जाम्स होती हैं उसमें 5 या 6 निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और विद्यार्थी उनके आंसर देता है। तो प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या क्या होती है बेटा, यहाँ प्रश्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, इस बात को समझने के लिए शॉर्ट में लिखेंगे। प्रश्नों की संख्या कम होती है और यहाँ प्रश्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। नंबर 2, अच्छा ये जब ये प्रश्नों की संख्या कम है तो क्या कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, नहीं करेंगे, ये कंप्लीट सिलेबस को नहीं करेंगे। जैसे 5 क्वेश्चन पूछने हैं तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूनिट कितनी कवर होंगी, 5 ही यूनिट कवर होंगी। तो ये सिलेबस के पूरे भाग को मतलब कवर्ड नहीं करते, मतलब पूरा जो सिलेबस है इसमें इंक्लूड नहीं हो पाता है। पूरे को समाहित कर सकते हैं, समाहित शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूड नहीं करते। पूरा जो भी सिलेबस है उसको क्या करना नहीं पड़ पाते, इंक्लूड नहीं कर पाते। लेकिन वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन हैं, इनकी संख्या अधिक है, 100 से 150 होती है। अब देख लिए आपके रीट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 आएंगे। तो 150 क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, सिलेबस के सारे टॉपिकों से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस पूर्ण रूप से समाहित होता है। सिलेबस को पूर्ण रूप से ये क्या करती हैं, समाहित करते हैं। सिलेबस को पूर्ण रूप से ये क्या करती हैं, समाहित करती हैं। तो देखिए ये जो परीक्षाएं, इनके जो बनने में समय लगेगा, बनने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। बनने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कितने लिखने हैं, 5 से 6 लाइन लिखने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनाने हैं 150 क्वेश्चन है विद, वो भी ABCD 4 ऑप्शंस के साथ है। अब तो देखो 5 ऑप्शन इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। यदि आप
ई वाला भी आपके लिए ऑप्शन है, ई वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के इनमें प्रश्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इनमें प्रश्नों की संख्या बनने में इनमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा, लेकिन इनमें समय क्या लगेगा, समय इनमें क्या लगेगा बेटा, इनमें समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अच्छा, जांच के बारे में बात की जाए, इनकी जांच में समय ज़्यादा लगता है। इनकी जांच में समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि देखिए कि जो जांच कर रहे हो आप, उससे निबंधात्मक पेपर की जांच कर रहे हो, तो उसमें आपके समय आपका लगना ही लगना है, क्योंकि उसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम होता है, इसीलिए उसमें टाइम लग जाता है। तो जांच में क्या लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ जो जांच है उसमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ये जो भी है वस्तुनिष्ठ टाइप की क्वेश्चन, जो वस्तुनिष्ठ टाइप की जो भी परीक्षाएं हैं वो आपके लिए क्या आती है, OMR सीट पर पूछी जाती हैं। और OMR रीडर है, एक एक दिन में लाखों कॉपियां क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक है, तो इनकी जांच में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। और देखा जाए इनमें और क्या अंतर हो सकता है, देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न है इनमें क्या है, इनकी जो विश्वसनीयता होती है, इनकी विश्वसनीयता कम होती है, विश्वसनीयता नहीं होती, मतलब विश्वसनीयता नहीं होती है। इनमें क्या नहीं होती, विश्वसनीयता नहीं होती, और इनमें विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता होती है। ये कैसे, इस बात को समझें, विश्वसनीयता नहीं होती, विश्वसनीयता से मतलब होता है कि जो एक क्वेश्चन पूछा गया कोई भी, उसमें एक विद्यार्थी को 10 में से मिले 8 नंबर, बट लेकिन वही क्वेश्चन दूसरे विद्यार्थी से पूछा गया, वहाँ उसको मिले 10 में से 10 नंबर, और एक और विद्यार्थी से वही जब क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए जांच करने वाले अध्यापक ने किए कितने दिए, 10 में से 6 नंबर। तो देखिए हर बार क्या आ रहा है, मार्किंग है विद्यार्थी की क्या आती है, अलग अलग आती है, इसीलिए कहते हैं कि ये जो परीक्षा है बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होती हैं। ठीक है, ये परीक्षा क्या नहीं होती हैं, इनमें विश्वसनीयता का अभाव रहता है। देखो और देखिए क्या है, इनके मानक उत्तर विकसित नहीं किए जा सकते, मानक उत्तर विकसित नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। इनके मानक उत्तर विकसित नहीं किए जा सकते। भाई इसका प्रॉपर उत्तर क्या होगा, प्रॉपर उत्तर क्या होगा, इसके बाद का जो आइडिया है वो किसी टीचर को भी नहीं है, किसी प्रोफेसर को भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को लिखने के सारे तरीके होते हैं। कोई विद्यार्थी किसी तरीके से लिख के जाता है, कोई विद्यार्थी किसी तरीके से लिख के जाता है। ठीक है, तो इनके मानक उत्तर विकसित नहीं किए जा सकते, और इनके मानक उत्तर विकसित किए जा सकते हैं। इनके लिए तो क्या होगा, एक ही आंसर होगा कि भाई यदि आंसर ए है, ए वाला ऑप्शन माना गया तो ए वाला ही सही है, बाद बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है तो वो आपके गलत ही माने जाएंगे। इस प्रकार से निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है, अंतर होता है। यहाँ से आपसे गारंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हर टीचर कवर नहीं कराता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मूल्यांकन के टॉपिक के अंदर या हर जो भी शिक्षण विधि है उस टॉपिक के अंदर उस जगह तक भी लेके जाऊंगा जहाँ से अध्यापक की सोच पहुँचती है कि देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं आपको वहाँ तक भी लेके जाऊँगा। ठीक है, आप जुड़े रहें, बने रहें साथ में बस। और देखिए इसमें क्या होगा, जो मूल्यांकन परीक्षाएं होती हैं, वो मूल्यांकन जो परीक्षाएं होती हैं वो विद्यार्थी के मूल्यांकन परीक्षाएं, जो मतलब निबंधात्मक परीक्षाएं विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, निबंधात्मक परीक्षाएं विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों को क्या करेंगी, सम्मिलित करती हैं। तीनों पक्षों के ऊपर जानकारी इससे मिल जाती है, क्योंकि जब विद्यार्थी डिटेल के अंदर लिख रहा है सारी चीज़ तो उसके क्या जाता है, ज्ञान का पता चल जाता है। और जो डिटेल में लिखेगा तो उसकी भावना का भी पता चल जाएगा। डिटेल में जब लिख रहा है तो उसकी क्या बहुत अधिक उसको क्रिया करनी पड़ रही है, तो क्या कहलाएगा, वो क्रियात्मक क्षेत्र भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में केवल और केवल कौन सा पक्ष इंक्लूड होता है, ज्ञानात्मक पक्ष इंक्लूड होता है, ज्ञानात्मक पक्ष होता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी परीक्षाएं जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों को इंक्लूड करती हैं, तब तो रहेगा आपका निबंधात्मक। और ऐसी परीक्षाएं जो केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष इंक्लूड करती हैं, तब वो आपका क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं आपकी रहेंगी। आगे चलते हैं। लिखित परीक्षाओं के बाद यहाँ आप 7 पॉइंट हैं, 7 कवर कर लें, यहाँ से कोई ना कोई आपको विशेषता आपको मिल जाएगी। निबंधात्मक के बाद
लिखित परीक्षाओं के बाद आपके लिए जो टॉपिक दे रखा है, जो मैंने डिवाइडेशन किया था उसके अनुसार, उसमें था मौखिक परीक्षाएं। कौन सी परीक्षाएं हैं? मौखिक परीक्षाएं। मौखिक परीक्षाएं। मौखिक परीक्षाओं से मतलब क्या होता है? मौखिक मतलब विद्यार्थी का वाइवा लेना, ऐसे इंटरव्यू टाइप परीक्षा है। सामने विद्यार्थी को बिठा लिया या खड़ा कर लिया और उससे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इन क्वेश्चंस के आप क्या दीजिए, जवाब दीजिए, तब वो क्या कहलाती है? आपका मौखिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मौखिक कहलाता है। जैसे पूछ लिया संज्ञा की परिभाषा बताओ, सर्वनाम की परिभाषा बताओ, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको आप बताइए। इस प्रकार से विद्यार्थी से क्या करना, क्वेश्चंस करना। देखिए, मौखिक परीक्षाओं के बारे में बात करें तो मौखिक परीक्षाओं को सबसे पहले जो देने का कार्य किया है वो किया था इलिडाइट्स ने। किसने दिया था? इलिडाइट्स ने इनका क्या किया था? प्रयोग किया था। इलिडाइट्स ने इनका प्रयोग किया था। बट लेकिन इलिडाइट्स ने जो इसमें प्रयोग किया उसके बाद इनको क्लियरली जो अप्लाई किया है वो आपका किसने किया है? सुकरात ने किया है। हम कह सकते हैं इनका जो सूत्रपात है, इनका जो सूत्रपात है या इनको जो अप्लाई किया है वो किसने किया है? सुकरात ने किया है। लेकिन सबसे पहले जो मौखिक परीक्षाओं के बारे में बताया वो किसने बताया था? इलिडाइट्स ने बताया था। आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मौखिक परीक्षाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मौखिक परीक्षाओं के बारे में आपको बताया था किसने? इलिडाइट्स ने बताया था। किसने बताया था? इलिडाइट्स ने बताया था। अब देखो मौखिक परीक्षाओं का यूज क्या है, कि मौखिक परीक्षा विद्यार्थी क्यों ली जाती है। जैसे क्वेश्चन आएगा मौखिक परीक्षा क्यों ली जाती है, तो एक तो है कि आदमी क्या समझ रहा है, ये समझ रहा है कि मौखिक परीक्षा इसलिए ली जा रही है कि क्या होगा, समय की बचत हो जाएगी, है ना, और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर्स में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट लेकिन देखो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। जो मौखिक परीक्षाएं जो ली जाती हैं वो मौखिक परीक्षाएं इसीलिए ली जाती हैं कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अंदर शीघ्र उत्तर देने की क्षमता का विकास हो सके। शीघ्र उत्तर देने की क्षमता क्या हो? विकसित हो जाए। क्या हो? शीघ्र ही उत्तर देने की क्षमता क्या हो जाए? विद्यार्थी के अंदर विकसित हो जाए। विद्यार्थी के अंदर जो स्मरण की प्रोसेस है वो प्रत्याय स्मरण जल्दी से जल्दी क्या करने लग जाए? स्मरण करे, जल्दी से जल्दी स्मरण करने लगे। उसकी जो मति है, बुद्धि है, उसके अंदर प्रति उत्पन्न मति का विकास हो, प्रति उत्पन्न मति का विकास हो। मतलब ये जो परीक्षाएं हैं समय की बचत के लिए नहीं ली जाती। ये परीक्षाएं विद्यार्थी के समय की बचत के लिए नहीं ली जाती। ये विद्यार्थी की इसीलिए ली जाती है कि विद्यार्थी के बारे में विद्यार्थी ये सीख सके किसी क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कैसे देना है, किसी चीज़ को मतलब अपने माइंड में याद करके कैसे रखना है। इस चीज़ को जब विद्यार्थी को सिखाना है तो विद्यार्थी कौन सी परीक्षा ली जाती हैं? आपकी मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं। मैं आपको बता दूं ऑप्शन में ये भी लिखा आएगा कि समय की बचत के लिए परीक्षा ली जाती हैं, तो ना बेटा ये समय की बचत के लिए परीक्षा नहीं ली जाती। ये परीक्षाएं विद्यार्थी में शीघ्र उत्तर देने की क्षमता, उसकी प्रत्याय स्मरण, प्रत्युत्पन्न मति, उसकी क्रियाशीलता विकसित करने, उसकी उच्चारण की क्षमता विकसित करने, उच्चारण की क्षमता विकसित करने, उच्चारण की क्षमता विकसित करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें जो टॉपिक है वो है आपका लिखित थी, मौखिक थी और क्या थी? प्रायोगिक परीक्षाएं। तो प्रायोगिक परीक्षा का सिंपल सा मतलब है कि एक और जो परीक्षाएं थी वो कौन सी थी आपकी? प्रायोगिक परीक्षाएं। प्रायोगिक परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षा से मतलब है कि जब कोई कार्य है विद्यार्थी को प्रयोगों के माध्यम से कराया रहा है, लर्निंग बाय डूइंग विद्यार्थी काम कर रहा है, तब वो प्रायोगिक परीक्षाएं आपकी कहलाती हैं। ठीक है। तो प्रायोगिक परीक्षाओं का मतलब ये होता है। उसके बाद हम एक और प्रकार की जो परीक्षा रह रही है हमारी गुणात्मक विधि में, कौन सी रह रही है? गुणात्मक विधि में गुणात्मक जो प्रविधियाँ ये हमारी मात्रात्मक प्रविधि क्या हो चुकी हैं? कवर हो चुकी हैं। मात्रात्मक प्रविधि और क्या है? गुणात्मक प्रविधि। देखिए मात्रात्मक मैं आपको करा चुका हूँ, गुणात्मक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसको मतलब बनाना और आपके लिए देखना थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो आप इसको मात्रात्मक तक का मैं डिवाइडेशन फर्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ, इससे आगे का डिवाइडेशन आगे की वीडियो में दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बिना स्किप किए आप मूल्यांकन के टॉपिक को जरूर देखें। मैं आपसे कहूँगा कि मूल्यांकन को आप इतने क्लियरली देख लें, और मैं कह रहा हूँ कि आपको और किसी की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप इसको एक बार अच्छे तरीके से मेरे से इसको समझ लें और देखिए आपके एग्जाम्स के अंदर सारे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे? क्लियर होंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में।